ओके, तो लेट्स से पहली चीज जो हमने समझी थी राइट लास्ट टाइम पे, वो ये था कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है ना। तो मैं क्विक समरी लिख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट दैट इज n इक्वल्स टू 1। फिर मैंने बताया एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इक्वल्स टू 2 3 4 एनीथिंग इनफाइनाइट तक, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2। ऐसे ही nth एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है। या mth m m ले लो, mth एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा m प्लस, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने बताया आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट वी हैव डन, आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज नथिंग बट 13.6 z स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी वैल्यू आई, राइट। या फिर इसको और भी बोला हमने ई नॉट, ठीक है। फिर हमने बात की एक्साइटेशन एनर्जी की, सो एक्साइटेशन एनर्जी क्या क्या आई हमारी, राइट। सो वी हैव टू चेक फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी में हमने देखा था दैट इज 10.2 z स्क्वायर या फिर 3 e नॉट बाई 4, ऐसा, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2 में जा रहा है, 1 to 2, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी आई। और फिर हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम एनी स्टेट टू इनफाइनाइट, फ्रॉम एनी स्टेट टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बातें हमने लास्ट एनर्जी डायग्राम में बताई थी। अब इसमें बात आती है, अब आज की क्लास है ना यहाँ तक। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ, है ना, डिस्टिंक्ट या डिस्क्रीट photons emitted in emission spectrum how many number of discrete photons का मतलब क्या है, different energy, yes, I think lecture number is 6, I think, yeah. Number of discrete photons emitted in emission spectrum, that means of different energy. How many, let's say, discrete photons are there, we are going to see. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, we will take one example. जैसे अगर मैं बोलूं कि n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में आना है ना, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में आना है मुझे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 1। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डायरेक्टली n इक्वल्स टू 3 से इलेक्ट्रॉन एक एटम में या आयन में डायरेक्टली आ जाए, तो ये क्या करेगा, फोटोन छोड़ देगा, लेट्स से H-1। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फोटोन पहले n इक्वल्स टू 3 से 2 में, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में आए, ये इलेक्ट्रॉन किस में आया, 3 से 2, तो एक फोटोन छोड़ा, है ना, लेट्स से H-2। और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये यहां से फिर यहाँ आए, तो उसने एक और फोटोन छोड़ दिया H-3, सही है, इसमें कोई दिक्कत। तो टोटल मुझे कितने फोटॉन्स मिले, 3 फोटॉन्स मिले, राइट, और डिफरेंट एनर्जी। ये फोटोन किस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिला, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, देन दिस इज गोइंग टू बी, ये एनर्जी का डिफरेंस कितना था,
12.09, तो ये मिला मुझे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी का। ये फोटोन किसके करस्पॉन्डिंग मिला, न्यू3, ये मिला मुझे 10.2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। तो इन तीनों की एनर्जी अलग अलग है, तो वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो इस तरह से मुझे 3 डिफरेंट फोटॉन्स मिले। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? एनीवन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हायर एनर्जी में है और वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फोटॉन्स एमिट करेगा। तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने लिखा कुछ एटम में, इन सम एटम्स वो डायरेक्टली 3 से 1 में आ जाएगा, और कुछ एटम्स में ऐसे टूट टूट के आएगा। ठीक है, सही है? ये सुनो, हाँ ना बोलते रहा करो यार, एक तो तुम लोग बहुत मतलब फील नहीं कराते हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठे रहते हो, बहुत तुम्हें मतलब पीछे से पुश करना पड़ता है। हाँ ना बताओ, बस एक बच्चे का है यस, अनम्यूट करो। नहीं तो मैं अनम्यूट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन यस, एक मिनट। जैसे तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना, तो टीचर एक्सपेक्ट कि उसको अगर मतलब एकदम रिप्लाई ऐसे मिले कि सर समझ में आ गया, तो उसको फील अच्छा होता है कि यार अब मैंने जो मेहनत की या मैंने जो समझाया ना वो बच्चों को आ गया समझ में। तो वो जो है ना फील नहीं आ पाती है, आप लोग बताते ही नहीं है आया नहीं आया, चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ सर समझा, नोट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा मेरे साथ क्या है कि जैसे केमिस्ट्री में ये है, फिजिक्स में और मैथ्स में शायद उतना नहीं होगा, फिजिक्स में तो नहीं है और मैथ्स में भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे इतना लिखना नहीं होता। केमिस्ट्री में क्या है, लिखना बहुत है, तो मैं बोलते जाता हूँ लिखता जाता हूँ साथ में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी कर रहे हो ये काम। मतलब अगर आप कॉलेज में, स्कूल में क्या होता था कि पहले सर लिख देते थे, बोर्ड भर देते थे, फिर आप लिखते थे। वो अपॉर्चुनिटी आपको कोचिंग में नहीं मिलेगी, क्योंकि बताने को के लिए इतना ज्यादा है ना, कि आपको धीरे धीरे लिखते रहना है। जस्ट डोंट वेट कि मैं आप फिनिश करूंगा फिर आप लिखोगे। ठीक है, धीरे धीरे लिखते रहो, नहीं समझ में आया तो पूछते रहो। मैथ सबसे अच्छा है। सर ने एक क्वेश्चन लिखा बताने के बाद, अब आराम से आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से डायरेक्टली 1 आया तो ये राइट। अब यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ एटम्स में, इसका मतलब क्या है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो या तो ये होगा या ये होगा। तो एक एटम में या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक एटम में फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं इससे कोई पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स बताओ कि मुझे सारे फोटोन, डिस्क्रीट फोटोन मिल जाएं, है ना, एक मिनिमम नंबर ऑफ गैस एटम्स बताओ, गैसेस सैंपल, मतलब हाइड्रोजन एटम के सैंपल का, हाइड्रोजन गैस के सैंपल का, कि मुझे ये तीनों फोटोन मिल जाए, तो आंसर क्या आएगा, दो। दो एटम चाहिए, एक में तो मिलेगा नहीं। मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स इमिटेड इन इमिशन स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स का मतलब क्या है, हैविंग डिफरेंट एनर्जी। डिस्क्रीट मतलब क्या हुआ, जो अलग हो, है ना। इमिटेड मतलब निकले इन इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन का स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, वो इमिट वापस आ रहा है ना ग्राउंड स्टेट में। तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे, तो 3 फोटॉन्स निकलेंगे। कैसे कैसे, 3 से 1 के लिए एक ये डायरेक्ट और ये टूट टूट के। अब किसी ने पूछा कि बताओ भाई, अगर यहाँ पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हम लें कि हमें ये तीनों फोटॉन्स मिल जाए, तो कितने चाहिए, 2। ठीक है, कितने चाहिए यहाँ पे, 2। दूसरा, किसी ने बोला अगर मान लो एक ही एटम हो, मान लो यही एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, बताओ मैक्सिमम कितने फोटोन इमिट होंगे, आंसर दो। मैक्सिमम कितने इमिट फोटॉन्स इमिट होंगे अगर n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 आ रहे हैं तो? 2 photons। 2 फोटॉन्स, यस। ये वाली प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे हर जगह टूट टूट के आएगा ये, राइट। तो दो बातें और इसमें, एक तो नंबर ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स 3 मिले, कितने नंबर ऑफ एटम चाहिए ताकि सारे मिल जाए, तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, कितनी पॉसिबिलिटी हुई,
उतने नंबर ऑफ एटम्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और अगर एक एटम दे रखा होगा तो उसमें मैक्सिमम कितने फोटॉन्स मिलेंगे, तो 2 फोटॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो था एक सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल केस। अब हमें जनरल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो जनरल पे आते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, इससे पहले एक और बात देखो, ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, एच न्यू वन विल बी इक्वल्स टू एच न्यू टू प्लस एच न्यू थ्री। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इनका ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, तो ये जितना होगा एच न्यू वन, है ना, वो सारी एनर्जी किसके बराबर होगी, एच न्यू टू प्लस एच न्यू थ्री। तो कभी कभी हो सकता है कि इसकी एनर्जी दे रखी हो, इसकी एनर्जी दे रखी हो और इसकी एनर्जी पूछ ली जाए या लैम्डा पूछ लिया जाए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, है ना। दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू दिस एनर्जी डिफरेंस प्लस दिस एनर्जी डिफरेंस। अब मान लो मैं बोलूं अनदर एग्जांपल, अगर मैं मान लो बोलूं कि ये n इक्वल टू 4 में है और इसको n इक्वल टू 1 में आना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हाउ मेनी टोटल पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, ठीक है, मैं सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो 4 से 3 में आए और फिर 3 से 1 में आए, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली 2 में आए और फिर 2 से 1 में आए, एंड चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि वो 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए और 2 से 1 में आए। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट। ठीक है, बाकी सबके फॉर्मूले हैं, बस इसका ये पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है, तो आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पे। ठीक है, तो क्या होगा, कितने डिफरेंट तरह के फोटॉन्स मिले अब देखते हैं। तो कितने मिले, एक तो ये मिला, ठीक है, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3, फिर ये मिला मुझे 4 से 2 4, फिर एक मुझे ये मिला 5। अब ये बताओ, क्या 4 to 3 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, यस ये मिल चुका है, तो ये डिस्क्रीट एनर्जी का नहीं हुआ, इसको मैं नंबर 2 फिर से लिख दे रहा हूं। क्या मुझे 3 से 2 मिला है, क्या अभी तक नहीं मिला है, तो ये हो गया 6, 5 के बाद 6। क्या मुझे 2 से 1 मिला है, यस मुझे 2 से 1 मिला है, दैट इज फोटोन नंबर 5। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी या फिर डिफरेंट एनर्जी इज गोइंग टू बी हाउ मेनी, 6। यहाँ पे कितने मिले थे, 3। कोई पूछे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हैविंग all six photons, minimum number of atoms required for all six photons, sorry, for all 6 photons। तो यहाँ पे कितने आ गए, 4 चाहिए। ठीक है, अब दो बातें और,
maximum number of photon in maximum number of photons emitted by isolated एटम। तो कितने मैक्सिमम बनेंगे? यहाँ पे कितना आया? एक ही आया। यहाँ पे टोटल 2 आए, यहाँ पे टोटल 2 मिले, यहाँ पे टोटल 3 मिले। ठीक है, अगर मान लो एक ही एटम होगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी, एक एटम में तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो ये या ये या तो ये या फिर ये, राइट। तो फिर क्या होगा? कितने फोटोन मिलेंगे? अगर यही हो रही है तो ये वाला फोटोन ऑलरेडी नहीं मिला है, क्योंकि आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है? एक एटम, वन एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिलेंगे? 3। ठीक है, तो अब इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। हेंस इन जनरल मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by isolated atom। एक मिनट में बताऊंगा, कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो अपना अनम्यूट करके। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by isolated atom, ये जनरल में लिख रहा हूं। देन दिस फॉर्मूला इज n2 minus n1 और डेल्टा n। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 4 minus 1 3, यहाँ पे क्या था? 3 minus 1 2। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला क्या बना? maximum number of photons emitted by isolated atom, that is nothing but n2 minus n1 और you can say delta n। यहाँ n2 क्या है? ये हायर, और ये n1 क्या है? लोअर। जो भी एनर्जी है वो लिख दो आप। ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला। सर वो ऊपर का एक वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मिनिमम नंबर कौन ऑफ सा वाला? एटम्स, क्या? मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल 6 photons। तो भाई मैंने बोला, या तो एक एटम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरे एटम में फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरे एटम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, चौथे एटम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें ये टोटल 6 फोटोन चाहिए। मैक्सिमम कितने फोटोन मिल सकते हैं? 6। तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी है। तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार तो आएगा नीचे, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि ये नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ रहा है, राइट? नहीं ना, एक एटम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ये नीचे आ गया, इसने ये वाला फोटोन छोड़ दिया। तो कितने हमें चाहिए? कितने पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम 4 एटम चाहिए कि हमें 6 यहाँ पे डिफरेंट फोटोन मिल जाए। ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे आया मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय आइसोलेटेड एटम, दैट इज डेल्टा एन। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना भाई, गैस सैंपल है ना। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन सॉरी एमिटेड बाय गैस सैंपल, है ना। अब यहाँ पे सब बहुत है, गैस सैंपल बल्क है, मतलब गैस सैंपल वो क्या बोलते हैं? बल्क, अकेला नहीं है। तो फॉर्मूला है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो जैसे अगर डेल्टा एन की वैल्यू 3 से हम गए थे 1 में, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई? 3 से 1 2। तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 3। आंसर क्या था? 3। 4 से हम 1 में गए तो क्या आया? 3 इंटू डेल्टा एन 3 आया, डेल्टा एन प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2, तो हमने 2 किया तो 6 आ गया। तो अगर मेरे से मैंने पूछा बताओ, है ना, फाइंड, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ photons emitted when electron d-excite from n equals to 6 to n equals to 2। बताओ भाई, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जल्दी से बताओ, फास्ट, ये तो बहुत सिंपल है ना। 6 से 2 में आ रहा है।
करेक्ट पीयूष? यस। श्रुति, डीएक्साइड मतलब अगर वो बोल नहीं रहे ना, आइसोलेटेड नहीं बोल रहे हैं, तो आपको मानना है सिंपल की बात हो रही है, अनटिल अनलेस दे आर नॉट सेइंग कि एक ही एटम है, ठीक है, वो एक स्पेशल केस है, राइट? तो पार्थ यस करेक्ट, तरंग करेक्ट, सुशील करेक्ट, यस। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4, तो बस हम लिख लेंगे डेल्टा एन इक्वल्स टू 4। टोटल फॉर्मूला हेंस हो जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट इज 4 इंटू 5/2, तो 2 से 2 कट 10, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। सर हाँ नंबर ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स आएगा ना? हाँ वही डिस्क्रीट है, मतलब ये डिस्क्रीट मैंने समझाने के लिए बोला था, नॉर्मली लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, तो आपको समझ लेना है कि ये कौन से नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो इस पे एक कोई क्वेश्चन मिल जाए तो भी कर लेते हैं, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अपना मॉड्यूल है देखते हैं कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन जैसे मान लो ये कल वाले उस पे आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, बताओ लिथियम और बेरिलियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, हम बता चुके हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यही होगा ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक आधी क्वेश्चन होगा, तो अभी हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो ठीक है। ये क्वेश्चन दो इक्वेशन दे रखी है, इनके दो के सॉल्यूशन निकाल के n2 और n1 निकालना है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या होता है, फोटोन, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है, फोटॉन्स।
थोड़ा मार्क्स ओके, तो आ गया आंसर भाई काफी लोगों का, वेरी गुड। अब चलो मैं बताता हूँ कि आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ n2 + 3n1, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 4, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4n2, n1 कट जाएगा, 3n1, दिस इज इक्वल टू 24, n2 इक्वल टू 6 डायरेक्टली। और n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अगर आप डाल दोगे ओवर ईयर 6, तो ये आ जाएगा 2। तो 6 से 2, अभी हमने आंसर बताया, 6 से 2 के लिए आंसर क्या है 10, ठीक है। तो जिन लोगों के आंसर नहीं आए उनका रीजन यही है कि उन्होंने मिस कर दिया, कोई बात। सर ये 6 से वो वापस समझा सकते हो? 6 से 2 आया तो डेल्टा एन कितना हो गया 4 ना, अभी बताया ना यहाँ पे 6 से 2, यही तो क्वेश्चन हाँ है। हाँ, हाँ, तो 4 बस कैलकुलेशन। आंसर, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई नंबर ऑफ। बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है एक तरह से any light or any energy which is going to split in different number of photons, है ना। तो अगर कोई लाइट जो है वो ब्रेक हो जा रही है, ठीक है, जैसे आपने देखा है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ब्रेक हो जाती है ना। तो अगर वो व्हाइट लाइट ब्रेक हो जाती है तो आपको स्पेक्ट्रम दिखता है, राइट। तो वो हो गया आपका स्पेक्ट्रम, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऐसा बोल सकते हैं। एक मिनट स्क्रॉल अप करना है, तो आपको करा चुके हैं ना पहले। ठीक है, हो गया, चलिए लिखें आगे, और ऊपर करना है ये। ओके चलो अब आगे चलते हैं। तो भाई स्पेक्ट्रम मैंने क्या बोला, कोई भी जैसे लाइट है वो स्प्लिट हो जा रही है, या फिर उसको बोलेंगे कि क्या बोलना चाहिए, स्कैटर हो जा रही है, स्कैटरिंग बोलेंगे, तो स्कैटर हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी सही लिख लो भव्य। तो व्हेन ए लाइट या फिर इसको रेडिएशन भी बोलते हैं, तो वो रेडिएशन वाला, वो रेडिएशन नहीं है ना जो रेडियो एक्टिविटी वाला है, रेडिएशन का मतलब एनर्जी होता है, ठीक है। तो व्हेन ए लाइट, दैट इज रेडिएशन, is passed through spectrometer or you have a spectroscope like prism, it scattered or split, है ना, scattered ही ठीक है, scattered into different spectral lines, spectral lines मतलब वही फोटोन है ना, photons on photographic plate. This pattern या फिर this phenomenon, this
phenomena is called spectrum of given radiation. तो कुल मिला के जो ये लाइट आपकी ब्रेक हो जा रही है डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो ये क्या हो गया आपका स्पेक्ट्रम हो गया वो पूरी चीज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये कितने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है? हाँ बोलो तरंग। सर ये क्या स्पेक्ट्रम सिर्फ वाइट लाइट के लिए एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, ये किसी भी लाइट के लिए एप्लीकेबल है, कहीं के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, तो है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। इसमें देखो दो तरह के स्पेक्ट्रम है मेनली। एक तो है फर्स्ट है लेट्स से emission स्पेक्ट्रम, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो थोड़ा समझते हैं emission स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। ठीक है, तो हेडिंग में पहले emission स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहले समझा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में समझने वाली बात यह है, जैसे अगर मान लो उसमें केसेस से समझ ले रहे हैं, केस वन कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू 1 में है, राइट। इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे कुछ लाइट गिर रही है, मान लो इस पे लाइट गिरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा ये कहाँ पहुंच जाएगा, n इक्वल्स टू 2 में। तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू रीच टू एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 में पहुंच जाएगा। यहाँ कितनी देर रुकता है, स्टे ऑफ इलेक्ट्रॉन in any excited state is, in an excited state is around 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये क्या करता है, 10⁻⁸ सेकेंड के करीब रुकेगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, बट अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने कोई लाइट डाली तो ये एक्साइट हो गया, n इक्वल्स टू 2 में पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन, मान ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए। हर अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये एनर्जी अलग अलग होगी, तो मैं केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। when photons of 10.2 electrons are absorbed by, or when photon of when photon of 10.2 electron volt is absorbed by electron in ground state, it will excited to n equals to 2। ये मैंने अभी तक नहीं बताया ना आपको ये बात कि ये ऐसा होगा, बस बोर मॉडल में बताया था एनर्जी का डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ कुछ एक दो बातें और याद रख समझनी है। तो ये केस 1 हो गया। मान लो केस 2। ठीक है, केस 2, अगर मान लो एनर्जी जो है, लेट्स से अगर मान लो एनर्जी यहाँ पे
ना, डेल्टा ई ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन लेट्स से इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू n इक्वल्स टू 3, है ना। तो अगर सिमिलरली अगर मैं बोलूं केस 3, एनर्जी ऑफ फोटोन मैंने जो दी वो 12.75 है, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप टू n इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी दी जाएगी उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विल जंप हो जाएगा, है ना। तो हेंस इलेक्ट्रॉन will jump to maximum possible excited state after absorbing photon। अब बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई बात ये नहीं समझ में आ रही हो, यस नो, है समझ में, समझा सर। है ना। जितनी एनर्जी मिलेगी उतना वो आगे चला जाएगा, यानी 10.2 मिला तो 1 में गया, 12.09 मिला तो 2 में, मतलब सॉरी 10.2 मिला तो 2 में गया, 12.09 मिला तो 3, फिर आगे 12.75 तो 4, ऐसा करके। अब केस 4, मान लो मैंने एनर्जी इसे दी 10.2 से ज्यादा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 10.2 बट लेस देन 12.09। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मान लो ये दे दी, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। नहीं करेगा, आंसर ये है। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्सॉर्ब फोटोन, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्सॉर्ब फोटोन, hence no excitation of electron। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स को एब्सॉर्ब कर रहा है। ये सारी वैल्यू तो हाइड्रोजन के हिसाब से है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एनर्जी की वैल्यू आएंगी। तो यहाँ ये बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो नोट कर लेंगे, नोट। Hence, electron will absorb photons of specific energy, photons of specific energy, मतलब ना तो कम ना ज्यादा। अगर मान लो किसी ने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे दिया तो भी नहीं होगा, 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो hence electron will absorb photons of specific energy, ठीक है। ये बात ये याद रखना है। मतलब अब सर ऐसा, वो लाइक होल नंबर रेशियो में ही वो ऐसा देता है, कह सकते हैं। हाँ मतलब वो n इक्वल टू 2 3 जो भी एनर्जी डिफरेंस है बस वही लेगा। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये है, देखो जो बोर ने बोला है स्टेशनरी स्टेट n इक्वल टू 1 2, इनके बीच में इनफाइनाइट अनस्टेबल और अनस्टेशनरी स्टेट है। तो बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट there are infinite unstable state। तो अगर हम ऐसा है 11 जैसे ये 10.2 तक था, ये 12.09 है, तो इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे स्टेट नहीं होगी, होगी लेकिन वो अनस्टेबल होगी। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को लूज करके यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसलिए हेंस इट विल नॉट एब्जॉर्ब फोटोन। अगर उसने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, वो अनस्टेबल स्टेट में बन जाएगा, जो कि होगा नहीं, है ना। मतलब ये हाइपोथेटिकली बता रहे हैं कि ऐसा है ना, बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट देयर आर इनफाइनाइट अनस्टेबल स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट
jump into unstable or unstationary state। समझ में आया? ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत कि उसने क्यों इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं किया? वो है। अब इसी में एक और स्पेसिफिक स्पेशल केस है। ये तो हो गई फोटोन की बात। केस 5, if electrons of electron of 11 electron volt collide with electron in hydrogen atom। मान लो अब जो एनर्जी है वो देने वाला फोटोन नहीं है। इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तब क्या होगा? तब हम बोलेंगे कि यहां तो क्या था, फोटोन जो है ना वो कंप्लीट एब्जॉर्ब होता है। तो अगर फोटोन के साथ रिएक्शन, फोटोन के साथ बात हो रही है, क्या होगा? हम बोलेंगे कि वहां पे या तो भाई वो पूरा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा या नहीं देगा। लेकिन जब सॉरी फोटोन के साथ जब बात हो रही है तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, वो दैट इज लाइक एनर्जी ओनली, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, राइट, फोटॉन्स। तो वहां पे पूरी एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है तो क्या हो सकता है, पार्शियल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये कोलाइड किया इससे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये इससे कोलाइड किया, सो इट कुड बी इलास्टिक कोलिजन और इट कुड बी इनइलास्टिक कोलिजन। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि हाई एनर्जी से आ रहा है, ये इससे टकराएगा जब, राइट, so when it is going to collide, it is going to either elastic collision or it is going to be inelastic collision। ठीक है, क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, किसी को पता है? किसी को नहीं पता इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है जहां पे कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। कंप्लीट एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी विल ट्रांसफर, complete momentum will transfer, complete energy momentum will transfer। और यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एनर्जी और मोमेंटम विल ट्रांसफर। जैसे वो बाउंसी बॉल आपने देखी हैं, वो कैसी होती हैं, है ना, उनको अगर आप जैसे यहाँ पे टकरा रहे हो अर्थ से, तो वो बाउंसी बॉल्स क्या होती हैं, वो टकरा के जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर दोबारा से वो इससे टकरा के क्या हुआ, है ना, पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई और फिर वापस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो ये हाइट तक जाती है। बट ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होते क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, वापस ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें। तो इस तरह से ये, इसमें क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं नो एनर्जी विल लॉस, विल लूज, या लॉस ऑफ एनर्जी विल नॉट हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने ट्रांसफर नहीं किया, क्या किया, केवल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर किया। तो क्या हो सकता है, ये इसको एनर्जी देगा और फिर बाकी एनर्जी खुद में रख लेगा खुद के पास। जब ये इससे गया, ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर गया, राइट,
और ये एक्साइट हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इसने पास कितनी की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और खुद के पास कितनी रखी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, केवल एक ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर 10.2 electron volt and will keep 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अगर उन्होंने पॉसिबिलिटी पूछी कि बताओ ये एक्साइट हो सकता है, तो यस, तो एक्साइट हो सकता है। हेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल एक्साइट टू n equals to 2। अब ये बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई फोटोन के साथ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, बट क्या हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ इसीलिए हो जाएगा कि वहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर ना करे, कुछ एनर्जी खुद के पास रख ले, राइट। यस, एनी प्रॉब्लम? समझ में आया, हाँ ना, है ना, ये इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में, अब है एमिशन। तो एमिशन में क्या है, इसमें भी केसेस हैं, लेट्स से केस 1। नाउ यहां मैं पॉसिबिलिटी पहले ही बता चुका हूं, केस 1 है अगर n इक्वल्स टू 3 में है ना, तो n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो इफ n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1 आ रहा है, हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके n इक्वल्स टू 1 में तो वापस आएगा ही। तो जो इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 3 गया है एक्साइट होके, वो वापस आएगा, तो वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी, यहाँ उसने एनर्जी गेन की थी, यहाँ पहुंचा और फिर ये एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, ये एक तरह से समझ सकते हो कि ये, है ना, काइंड ऑफ, आप ये समझ सकते हो कि ये काइंड ऑफ एनर्जी स्टेट है जिनमें एंट्री तभी पॉसिबल है अगर आपके पास वो एनर्जी हो। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे एनर्जी चाहिए थी 13.6, मान लो, है ना, -13.6, तो यहाँ पे -3.4 एनर्जी होनी चाहिए। तो आपने 10.2 ले लिया तो आपके पास 3.4 हो गया। अब आप वापस आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10.2 रिलीज करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द वर्क दिस emission और एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। क्या होगा, ये एनर्जी स्टेट है, इनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, इतनी ही एनर्जी हो सकती है। क्या होगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अगर एनर्जी लूज करेगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो केस 1 लेट्स से n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1, सो टू पॉसिबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। टू पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, कि डायरेक्टली वो आ जाए n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1, या फिर वो टूट जाए। So this is, let's say possibility is there। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन को 12.09 एनर्जी दी तो वो n इक्वल्स टू 2 में जाए फिर 1 में जाए, नहीं। वहां पे क्या था, यहाँ पे और वहां पे डिफरेंस ये है, तो वहां डायरेक्ट ले जा रहा था, वो डायरेक्ट जाएगा n इक्वल्स टू 3 में। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि इट कैन, है ना, इट कैन गो टू फर्स्ट 2 एंड फिर 2 से फिर 1 आ सकता है। तो ये फोटॉन्स इमिट कर सकता है। समझ में आया ये बात समझ में आई। एब्जॉर्प्शन में क्या है, हाँ सर। एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, तो है, अगर मान लो 12.09 दिया तो ऐसा नहीं है कि वो 10.2 पहले जाएगा फिर 1.89, नहीं, वो पूरा का पूरा एक साथ जाएगा। बट जब वापस आ रहा है तो उसके पास चॉइस है कि वो डायरेक्ट भी आ सकता है और टूट के भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स इमिट करेगा। तो ये एमिशन वाली बात हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो ठीक है, हम बेसिकली हम जो है एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, हाउ द एप्लीकेशन इज देयर। ठीक है,
application is application of spectrum or application of technique is used in identification of या फिर हम बोल सकते हैं qualitative analysis of elements, used in qualitative analysis of elements. तो जैसे अगर मान लो these techniques are used in qualitative analysis of elements. अब मतलब क्या है, जैसे मान लो कहीं पे एक, अब ये जो है ना, ये एनर्जी का जो डिफरेंस है इसका डेटा एक सॉफ्टवेयर में फिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन का ये डेटा फिक्स है कि n इक्वल्स टू 1 की एनर्जी क्या है, n इक्वल्स टू 2 की एनर्जी क्या है, मतलब जितने भी एनर्जी स्टेट है आयरन में उन सब की एनर्जी फिक्स है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे एनर्जी स्टेट क्या है, हमें उनकी एनर्जी का डिफरेंसेस पता है, ठीक है। आयरन और आयरन के साथ जो जो एलिमेंट पॉसिबल होते हैं, तो माइनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अगर मान लो हमें पता करना है कि कोई सैंपल है, कोई रॉक है, उसमें कितना आयरन है, मतलब वहाँ माइनिंग करके फायदा है या नहीं है, पता चला कि वहाँ पे आयरन तो है लेकिन आयरन के साथ इतनी इम्प्योरिटी है कि हम उसको निकाल के प्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब का यूज वहाँ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आयरन बेस्ड प्रोग्राम, कैल्शियम बेस्ड प्रोग्राम। तो वहाँ पे वो डेटा बना के रखते हैं सॉफ्टवेयर में कि आयरन के साथ क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, जैसे आयरन के साथ जो जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उन सब का डेटा होता है। अब क्या करते हैं, उस आयरन के सैंपल को या मड को, जो भी है मिट्टी को, पूरा HCl में डाइजेस्ट करके एकदम सॉल्युबल, या एक्वा में डाइजेस्ट करके पूरा सॉल्युबल सोल्यूशन बना लेते हैं। उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, हीटअप करते हैं, तो उसकी वेपर्स बन जाएंगी। अब ये हीटअप हुए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइड भी हो जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसा होगा ना, एटम में ये हमने हीट किया तो इलेक्ट्रॉन भी एक्साइड हो रहे होंगे, तो उतनी एनर्जी से इसको हीट किया कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ। अब क्या होगा, ये जो गैस पार्टिकल है इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हायर में है, जो भी है, मान लो कैल्शियम है तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन हायर में, आयरन है तो आयरन के इलेक्ट्रॉन हायर में है। अब वो ग्राउंड स्टेट में आना चालू करेंगे, तो क्या करेंगे, एनर्जी छोड़ेंगे। जैसे ही हमने जब तक इसे हीट किया, जब तक हमने इसको हीट किया तब तक हमारा ये यहाँ पे गेट शटर लगा हुआ है, क्योंकि इसके आगे क्या है, यहाँ पे प्रिज्म रखा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर जो भी है आपका, राइट, प्रिज्म समझ लो, वो रखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये हीट कर रहे हैं तब तक ये शटर बंद है। जैसे ही हीट बंद किया वैसे ये शटर खोल दिया, ठीक है। जैसे ये बंद किया वैसे ये शटर खुल गया। अब क्या होगा, अब जो लाइट आ रही होगी वो इमिशन के कारण ये लाइंस जा रही होंगी, तो ये सारी लाइंस इस पे गिरेंगी सब मिलके, ये सब इस पे गिरेंगी मिलके, तो ये क्या करेगा, इसको, है ना, ऐसे स्कैटर कर देगा। तो उस पे अलग अलग हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल जाएंगी लाइंस, ओके, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। इनकी हम वेवलेंथ पढ़ लेंगे, यहाँ से समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। इनकी वेवलेंथ पढ़ लेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं मैच करा के देखूंगा कि ये वेवलेंथ मिली, ये वेवलेंथ मिली, ये वेवलेंथ मिली, ये 4 5 10 वेवलेंथ जो मिली, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग है, कुछ एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है। उससे मुझे पता चल जाएगा वहां पे आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, क्या है, सब मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है। फिर एक और तरीका होता है, कितना इसका प्रोपोर्शन है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिसके जितने ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे तो फोटोन काउंटर भी होता है, ये काउंट करता है कितनी लाइंस यहाँ पे गई ना, कितनी लाइंस यहाँ पे मिली। तो वो फोटोन काउंटर क्या बताता है, वो बताता है कि नंबर ऑफ फोटोन जितने मिले हमें, उसके हिसाब से पता चलेगा उनका प्रोपोर्शन क्या है। जो आपने सैंपल लिया उसमें आयरन कितना परसेंटेज है ना, कैल्शियम कितना परसेंटेज है, सो कैन इट इज सुटेबल और नॉट। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, समझ में आया, एमिशन स्पेक्ट्रम, हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। किसी को नहीं आया समझ में तो फिर से सुन लो। किया गया था, हमने पहले उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो भी सॉलिड वॉलिड जो भी है उसको एसिड में डाला, डिजोल्व हो गया, कुछ कंपाउंड बन गया, डजेंट मैटर, हीट कर लिया। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इमिशन लाइंस देखते हैं,
तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा तो फोटोन छोड़ रहा होगा। तो इन फोटॉन्स को जब तक इसको हीट अप किया तब तक ये एक्साइटेड में है। एक पॉइंट पे बंद किया फिर क्या होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन नीचे आना चालू होगा। शटर खोला, क्योंकि उससे पहले अगर हम करते तो हमें रैंडम डेटा मिलता, वो सही नहीं होता। ठीक है, शटर खोला, अब ये जो है सब लाइट्स इस पे गिरेंगी, सारी की सारी लाइट फिर ये स्कैटर हो जाएंगी। यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगा ये अलग अलग वेवलेंथ। इन वेवलेंथ को चेक कराएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, अच्छा कहाँ से कौन मैच कर रहा है ना। क्योंकि जो 10 जैसे मान लो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो हाइड्रोजन के लिए n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट है। हीलियम आयन के लिए भी n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए आती है वैल्यू। तो 13.6 दोनों में सेम आ गया, यहाँ पे 2 से इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट आया। तो कई बार होता है एनर्जी का जो डिफरेंसेस है वो सेम आता है, तो इसलिए कई सारी लाइंस है, सबको मैच करा के देंगे सॉफ्टवेयर में, है ना। जिससे मैच कर जाएगा उससे पता चल जाएगा अच्छा ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। बहुत सारी लाइंस हैं, उसके हिसाब से मिल जाएगा। ये तो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अच्छा इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। हमें लाइन मिल रही है, इंडिविजुअल वेवलेंथ है उसके हिसाब से लाइन मिल रही है। तो एक तरह से क्या हुआ, आपको केवल लाइंस मिली, हो सकता है वो लाइंस पास पास होती गई, लेकिन मेनली आपको लाइंस मिल रही है। तो अगर ये लाइंस मिलेंगी तो इसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। किसी मॉलिक्यूल और सैंपल के लिए वो लाइन इतनी पास हो जाती है तो उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, कि ये लाइन इतनी इतनी पास पास हो गई कि वो बैंड बन गया। ठीक है, राइट। बट जनरली इमिशन स्पेक्ट्रम इज, मान लो अगर हम मोनो एटॉमिक सीरीज की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मिलेगा हमें, लाइंस मिलेंगी। कौन कौन सी लाइन? 10.2 की मिलेगी, 12.09, 12.75, 1.89, ऐसे लाइंस मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। ओरली समझा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हम नोन एनर्जी की वेवलेंथ छोड़ते हैं, नोन एनर्जी की। तो एक फिल्टर लगा के रखते हैं इधर। फिल्टर का काम होता है कि वो एक सर्टेन टाइप के एनर्जी को ही छोड़ेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। तो हमने एक रेंज में कोई पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट छोड़ दी। दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हम किसको एनालाइज कर रहे हैं, आयरन को एनालाइज कर रहे हैं, कैल्शियम को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें हमारे दिमाग में एक डेटा है कि आयरन के लिए ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब ये वाली वेवलेंथ वेवलेंथ पास करानी है ना। कैल्शियम के लिए ये वाली वेवलेंथ पास करानी है, ऐसा करके, राइट। हमारे पास एक एनर्जी का डेटा होता है, उससे हमें पता होता है कि कौन सी वाली वेवलेंथ पास करानी है। तो हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को ही छोड़ेगा। यहाँ पे अगेन हमने क्या कर रखा है, उनकी वेपर्स बना के रखी हुई है, बट इनको एक्साइट नहीं किया हुआ, बिना मतलब रूम टेम्परेचर पे ही हीट करके नहीं वेपर्स बनाई हुई है। तो वेपर्स बनी हुई है थोड़ी बहुत, जो भी है, थ्रू इवेपोरेशन और समथिंग, राइट। तो इन वेपर्स में क्या किया हमने, इस वेवलेंथ को पास किया। ठीक है, अब ये जो वेपर्स होंगी, ये जो गैस एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे। और बाकी कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी, वो सीधे पास हो जाएंगी। कुछ ही तो वेवलेंथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी जिनसे एक्साइट हो जाएगा, बाकी सारी वेवलेंथ क्या होंगी, पास ऑन हो जाएंगी। अब क्या किया, जैसे हमने ये लाइट छोड़ी, है ना, जैसे ही जब तक हम ये लाइट छोड़ रहे हैं तब तक हम इस पे, है ना, जैसे ही हमने लाइट छोड़ी ये यहाँ पे प्रिज्म पे ही गिर रहा है। जैसे ही हमने इधर लाइट बंद की ये शटर बंद हो गया, क्योंकि अब ये इमिशन वाली लाइनें मिलने लग जाएंगी, तो वो हम चाहते नहीं है। तो जो ये लाइन हमारी को यहाँ पे हमने हमने क्या कहते हैं लाइट छोड़ी है, तो ये वाली लाइट हमारी प्रिज्म पे गिरी और स्कैटर हो गई। अभी ये तो मिक्स है ना, अभी ऐसा मैंने एरो बनाया है जस्ट अलग अलग, इसका मतलब ये थोड़ी ना अलग अलग लाइट छोड़ रहे हैं, ये पूरा एक रेंज है, मान लो 5000 से 6000 एंगस्ट्रॉन तक की लाइट सब छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वेवलेंथ पास ऑन हुई, कुछ वेवलेंथ सेलेक्टिव वेवलेंथ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सब ऐसे निकल गई। बाकी सब ऐसी निकली तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें क्या मिलेगी, सारी लाइट मिलेंगी ऐसे, सब वेवलेंथ हमें मिल रही है कंटिन्यूअस। बस एक लाइन मिसिंग होगी, फिर सारी लाइट मिलेगी, फिर एक लाइन मिसिंग होगी, फिर सारी लाइट मिलेगी, फिर एक लाइन मिसिंग होगी। तो ये क्या हुआ, टूट टूट के मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। तो जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज बैंड स्पेक्ट्रम, line spectrum is sorry emission spectrum is line spectrum.
बट ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, एक एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो फिर सब मिलेगा, तो फिर वो बैंड ही बन जाएगा, ठीक है। कुल मिला के लैंड लाइन और बैंड का मतलब क्या है, अगर लाइंस मिले या लाइंस छोट अलग अलग स्कैटर लाइंस मिले तो फिर क्या हो जाएगा, लाइन बनेगा। अगर वो लाइन मिलके बैंड बना ले, बीच बीच में टूट रहा हो, तो क्या हो जाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो ये है इसका मतलब लाइन और बैंड का। अब लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, फिर पढ़ाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक मैंने आपको ओरली बता दिया, इसको थोड़ा पढ़ लेना, लाइन और बैंड, ठीक है। आप नेट पे भी देख सकते हो तो और अच्छा आपको दिखेगा। चलो दिखा देते हैं आपको, है ना। लेट्स मूव टू गूगल क्रोम। देखो ये, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यहाँ कोई लाइन मिसिंग नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइन मिसिंग है, बाकी कंटिन्यूस मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। इमिशन में क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर लाइन मिल रही है, बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, राइट। सो दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आया, आना, हाँ सर। है ना। हाँ सर। हाँ, ये आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और थोड़ा फिर आगे होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे बस, दिस इज ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अब थोड़ा सा ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक क्या लें, अभी 2:30 छोड़ना है, राइट। क्योंकि आगे आपकी कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कल्याण से हैं, कल्याण वाले हाथ दो। अच्छा, बाकी सब मानपाड़ा के हैं ये लोग, कल्याण में बस 5-6 लोग ही हैं, 1 2 3 11 लोग हैं, 10 11, ठीक है। तो मानपाड़ा वालों की मतलब कल्याण का मतलब कल्याण सेंटर की बात हो रही है, दो ये मानपाड़ा कल्याण सेंटर। अच्छा, हाथ नीचे करो सारे लोग, उल्टा उल्टा पूछता हूँ, कितने लोग मानपाड़ा के हैं? हाथ नीचे करो, हाँ मानपाड़ा वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, ठीक है। तो इन लोगों की आज पीटीएम है, आप लोगों की नेक्स्ट टाइम पे पीटीएम नेक्स्ट वीक में होगी, ठीक है। तो अभी फिर वहां पे भी इनको बैठना पड़ेगा, राइट। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो नेक्स्ट हेडिंग है, फिर बस छोड़ देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आते हैं तो डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत इजी है लेकिन फिक्स है यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, अगर मान लो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, है ना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए n इक्वल्स टू 1 में, मान लो ये आपका एनर्जी डायग्राम है, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल्स टू में आए 1 में आए तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 से 1 में आए डायरेक्टली, है ना, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, है ना, 5 से 1 में आए, ऐसे कहीं से भी। सो दिस इज लाइमन सीरीज। ऐसे ही अगर मान लो, है ना, अगर मान लो कहीं से भी 2 में आए तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज, ठीक है। ऐसे ही 3 में आए तो इसको बोलते हैं पाशन सीरीज, नाम है ये अलग अलग।
4 में आए तो बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। 5 में आए तो बोलते हैं फुंड, जिसका पी साइलेंट है, फुंड सीरीज। और 6 में आए तो इसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। तो ये अलग अलग सीरीज के नाम है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, अगर डायरेक्टली 1 में आया तो है ना लाइमन, अगर मान लो 2 में आया कहीं से, राइट, सो दैट इज बामर। लेट्स से 3 में आया कहीं से, है ना, 3 में आया तो दैट इज गोइंग टू बी पाशन। 4 में आया कहीं से, लेट्स से, सो 4 में आया तो ये आ गया आपका ब्रैकेट। 5 में कहीं से आया मान लो तो ये क्या हो गया, है ना, 5 का कलर चेंज कर देते हैं। 5 में कहीं से आया तो ये क्या आ गया आपका, है ना, फुंड। और 6 में कहीं से आए तो आप और बना सकते हो, मतलब मैंने तो थोड़े बनाए हैं, है ना, आप और भी बना सकते हो। तो इससे क्या आ जाएगा, हम्फ्री सीरीज। पहले तो ये बात, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि देखो कहीं से, मान लो मैंने बोला n इक्वल्स टू 10 से, है ना, हेलो, आ रहा है ये आवाज? सर बीच में थोड़ा ये फ्रीज हो गया था स्क्रीन, ऊपर जाके हाँ ऊपर जा सकते हो क्या? हाँ हाँ। थ्री में आया तो पाश्चन, ठीक है, PAS, पाश्चन सीरीज, ठीक है। अब अगर मान लो, लेट्स से, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू 10 में है, क्वेश्चन में लिखा है n इक्वल्स टू 10 टू n इक्वल्स टू, लेट्स से 10 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेट्स से n इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं। n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा n कितना हो गया, 5। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गई, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 3, 15। 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स हो गई, ठीक है। इन 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कह रहे हैं अगर 6 से जितनी भी 1 में आ रही हैं, 6 to 1 कैसे आ सकती हैं, 6 से 1 में डायरेक्टली जाए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, 6 से 5 जाए, 5 से 1 जाए, तो एक ये लाइमन वाली लाइन मिल गई, एक 5 से 1 वाली लाइन मिल गई। ऐसे ही 6 से 4 जाए, 4 से 1 में जाए, तो ऐसे लाइमन लाइन मिल गई। तो लाइमन लाइन कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी, ना, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, सब लाइमन हो गई। फिर क्या होगा, बामर कैसे हो सकती है, बामर लाइन क्या होगी, ऐसा भी हो सकता है कहीं पे 6 से 4, 6 से 2 में जाए, फिर 2 से 1 में जा रहा हो, तो 6 से 2 वाली लाइन क्या हो गई, बामर। ऐसे ही 5 से 2 जाए, 2 से फिर 1 जाए, तो 5 से 2 वाली लाइन क्या हो गई, बामर। समझ रहे हो आप मेरी बातें, ये है ना। तो यस ये क्या सर। हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट 15 लाइंस कैसे ब्रेक हो जाएंगी, 15 लाइंस ब्रेक हो जाएंगी, इनको ऐसे लिख लेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। एक मिनट, 12, हाँ। तो ये 5 हो जाएंगी लाइमन, बस आपको ऐसे लिखना है लाइमन, फिर ये बामर, ये पाशन, ये ब्रैकेट, ये फुट, ठीक है। ऐसे मैं बता दूंगा अभी कैसे लिखना है, राइट। तो पहले तो इतना समझ लो, है ना, ये n की वैल्यू n1 याद रखना है, n2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ और बातें यहाँ समझनी है, ये कोई लिख रहा है तो लिख लो पहले। सर हाँ, सर अगर आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिल रही है कोई इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो एटम से बाहर जाके उसका बोलो, हाँ बोलो, फिर से बोलो, एक मिनट, हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ, अगर फिर कोई से। इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो
तो वो बाहर निकल जाएगा ना फिर, हाँ तो बाहर, हाँ तो वही बाहर पूछ रहा निकल था, के काइनेटिक एनर्जी उसमें उसको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा जो भी रहेगा काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट। में कन्वर्ट हो जाएगा। यस यस पारस बोलो। अच्छा ये पहले का है तुम्हारा हाथ, ओके। अब क्या है, लेट्स से मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ। जैसे इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग लाइन, या फिर इनिशियल लाइन, ये सब एक ही बात है। या फिर अल्फा लाइन, ठीक है, ये सब पॉइंट एक ही बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जैसे मान लो लाइमन के लिए कौन सी होगी, 2 से 1। बामर के लिए कौन सी होगी, 3 से 2। पहली लाइन, पहली लाइन इसमें जो गिर रही है ना फर्स्ट इमीडिएट, वो ये है। दूसरी फिर ये हो गई, है ना। तो ये पहली लाइन को क्या बोलते हैं, अल्फा लाइन, दूसरी को बीटा, तीसरी को गामा, चौथी को डेल्टा, ऐसे चलते जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन, अल्फा लाइन, ये सब एक ही बातें हैं। और इनका मतलब क्या है, ये क्या होगा यहाँ पे, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, ठीक है, 2 n1, ठीक है, n2 इक्वल टू n प्लस 1, n1 प्लस 1, ठीक है। और ये क्या होगा, n2 टू n1 मीन्स n1 प्लस 1 टू n1, ये सब इसके लिए होंगी। तो जैसे मान लो लाइमन के लिए n1 1 है, तो क्या होगा 2 टू 1। बामर के लिए n1 जो है वो 2 है, तो क्या होगा 3 टू 2। पास्चन के लिए 4 टू 3। ब्रैकेट के लिए ऐसे ही 5 टू 4। समझ में आई, n1 प्लस 1 टू n1, ठीक है, ये लाइन। इसके लिए क्या होगा, वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट लेमडा मैक्सिमम। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, वी विल गेट lambda maximum और we will get delta E minimum। तो आप समझते हैं यहां से, तो ये एनर्जी का डिफरेंस लाइमन सीरीज के लिए सबसे कम है या नहीं, लाइमन सीरीज के लिए देखो केवल, है ना, ये एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है या नहीं। इसके बाद बढ़ता जा रहा है 10.2, 12.09, 12.75, और ये बढ़ते बढ़ते फिर आगे 13.6 तक जाएगा। तो ये 10.2 है, सबसे कम है, तो लेमडा मैक्सिमम होगा। क्यों, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा बढ़ेगा अगर एनर्जी घटेगी, ठीक है। सबसे कम एनर्जी मतलब लेमडा मैक्सिमम। समझ में आया, से यस नो, यस ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है दूसरा लास्ट लाइन। लास्ट लाइन सीरीज लिमिट, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन में क्या होता है, n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टू n1, विल गेट, इसमें क्या मिलेगा हमें, गेट लैम्डा मिनिमम और डेल्टा ई, है ना, यहाँ पे और लिखना चाहिए हमें, और डेल्टा ई मैक्सिमम, ठीक है। तो कभी किसी ने पूछा बताओ लाइमन सीरीज के लिए डेल्टा ई मैक्सिमम या फिर लास्ट लाइन की एनर्जी क्या होगी लाइमन सीरीज के लिए, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट से 1 में आएगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस 13.6, ठीक है। ये तो इतने पॉइंट आप लिख लो, फिर इसको एक बार और समरी में लिखेंगे, तो इतना लिख लो, अभी कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज।
सर आज पीटीएम में क्या होने वाला है? आई हैव नो आइडिया। आई थिंक कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है एंड ऑल दीज जनरल इश्यूज। नहीं आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो टीचर से, कम्युनिकेशन में, ऑल दोस थिंग्स। कि ओरिएंटेशन टाइप है। आई डोंट नो, मतलब मैं खुद श्योर नहीं हूँ उसके बारे में कि क्या होगा। ठीक है, जनरली एजेंडा यही होता है कि whether you are happy with your performance or not, are you able to understand or not, यही पीटीएम है। जनरली स्कूल में भी यही होता है, राइट? बिकॉज दिस इज ए ट्रांजिशन फेज ना, तो इस ट्रांजिशन फेज में आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, आर यू एबल टू, मतलब जो आपने टारगेट बनाए वो कर पा रहे हो या नहीं। जैसे मैंने अभी बताया था, डेली टारगेट्स आपके 3-3 घंटे 4-4 घंटे के मिनिमम होने ही चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप के टीचर्स रहेंगे वहाँ पे, जैसे मैं भी रहूंगा तो हम, मतलब फिजिक्स वाले सर भी रहेंगे, मैथ्स वाले भी रहेंगे, तो फिर आपको कोई बात कहनी है, किसी से कुछ पूछना है, देन यू कैन टॉक। तो देखेंगे वो क्या होता है। ऑनलाइन पहली बार हो रहा है तो वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि कैसा जाएगा। ठीक है, विल सी। तो एनीवे व्हाट आई वांट टू से इज, ये तो हो गई भाई, हमें लास्ट लाइन मिल गई। तो हम डालते हैं ये, हमें कैलकुलेशन, इसको थोड़ा ऐसे मान लो शॉर्ट में और लिख लेते हैं, तो सीरीज इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे रीजन, किस रीजन में ये लैम्डा आता है, ये हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेट, यहाँ पे लिखेंगे n2 to n1, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, या फिर और यू कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जैसे मान लो अब यहाँ पे सीरीज है लाइमन, लाइमन सीरीज रीजन क्या आता है, यूवी रीजन में आते हैं। इसके जो भी लाइट्स आएंगी, जो भी वेवलेंथ आएंगी, सब यूवी रीजन में आएंगी। n2 क्या है यहाँ पे, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। n1 फिक्स है, दैट इज 1। तो 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 लाइक दिस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आती है, n2 - 1। तो देख लो, अगर n2 की वैल्यू मान लो 3 हो, तो 2 to 1, 3 to 1, तो कितनी वैल्यू मिली आपको, 2, है ना। तो ये क्या हो गई, n2 - 1 बामर। ये किस में आएगा, विजिबल में, ये विजुअल रीजन में आता है। इसके लिए n2 क्या है, नहीं ब्लू लाइट अल्ट्रा वायलेट है, यूवी रीजन, ब्लू लाइट लाइमन की नहीं है, ब्लू लाइट तो विजिबल रीजन है। अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या होता है, जो वायलेट मतलब के और मतलब पहले हो वेवलेंथ में, है ना। जो अगर आप देखा होगा अल्ट्रा वायलेट, अगर कहीं पे रेडिएशन कहीं दिख रहा है, तो वैसे तो अल्ट्रा वायलेट दिखता नहीं है, लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट ब्लू लाइट की तरफ आता है वो पेल ब्लू टाइप दिखता है, राइट, है ना। जैसे आपको अल्ट्रा वायलेट देखना होगा तो राइट, यू हैव टू, कभी आपने वो शायद उसमें लगा होता है, वैसे तो देखना मना होता है अल्ट्रा वायलेट को, उससे एक्चुअली आंखों पे फर्क पड़ता है, लेकिन जो इसमें लगा रहता है आरओ में लगा होता है अल्ट्रा वायलेट, तो उसमें अगर आप देखोगे तो हल्का हल्का ब्लू कलर आता है। पेल ब्लू, है ना। जैसे मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ जस्ट टू शो यू, देखो ये ऐसा ऐसा आएगा, राइट, यूवी। ये किसके लिए होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा रहेगी तो ये किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूवी लाइट यूज होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट। तो n2 लेट्स से, तो यहाँ पे n2 वार्मर सीरीज के लिए क्या होगा, 3, 4, 5 सो इनफाइनाइट। n1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,
नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी n2 माइनस 2 बराबर। फिर पाशन, पाशन के लिए क्या आएगा इंफ्रारेड IR, n2 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6 लेकिन फाइनाइट, और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, नंबर ऑफ लाइंस n2 माइनस 3, दैट्स अ ब्रैकेट। यहाँ पे ये भी IR, अब ये सब IR में आने वाले हैं, IR बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे 5 6 7 से लेकिन इनफाइनाइट, और n1 की वैल्यू 4, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 माइनस 4। जैसे फंड, फंड भी IR में आता है, n2 की वैल्यू 6 7 8 से लेकिन इनफाइनाइट, और n1 की वैल्यू 5, दिस इज n2 माइनस 5। फिर क्या आ गया हमफ्री, ये भी IR में, और इसकी n2 से 7 8 9 से लेके इनफाइनाइट, और n1 की वैल्यू 6, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n2 माइनस 6। तो ये तो हो गई भाई डिफरेंट डिफरेंट सीरीज, और उनमें क्या क्या n1 और n2 की वैल्यू हो सकती है, और कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो अगर मान लो, इसको एक और भी लिख सकते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, इफ, इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ लिखना है वहां पे, if electron is, if electron is de-excited to n2 to n1, है ना, n2 to n1, ठीक है, if electron is de-excited n2 to n1 where n1 is 1, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n1 1 होना चाहिए। मान लो किसी ने बोला बताओ n2 की वैल्यू 6 से वो n1 जो है ना 2 में जा रहा है ना, तो बताओ लाइमन सीरीज कितनी होगी। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो बताओ आंसर क्या होगा लाइमन सीरीज का। तब आप 6 माइनस 1 नहीं लिख सकते हो, तब आप 6 माइनस 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा 1 में, कहाँ पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन 2 में पहुंच रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सब बामर सीरीज हो जाएंगी। समझ में आया? तो जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड टू n इक्वल्स टू एक्साइटेड फ्रॉम n2 to n1 where n1 is 1, ठीक है, फ्रॉम ए, है ना, ये बात याद रखनी है, फ्रॉम n2 to n1 where n1 is equals to 1, ये 1 में आना चाहिए, राइट, क्या होगा then delta n is going to be Lyman, है ना, सीरीज लाइन, डेल्टा n माइनस 1 क्या होगा बामर, ऐसे ही डेल्टा n माइनस 2 क्या होगा पाशन, ऐसे चलता जाएगा। तो देख लेते हैं, है ना, व्हाट इज द डेल्टा n मतलब, डेल्टा n मतलब का मतलब क्या लिखा हुआ है ना n2 माइनस 1, डेल्टा n क्या होगा n2 माइनस n1, n1 की वैल्यू क्या है n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 क्या हो जाएगा n2 माइनस 2, तो वही ये फॉर्मूले बन गए हमारे पहले जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अगर मान लो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ऐसे आप लिख सकते हो अब तक 1 तक, है ना, ऐसे 1 इट इज गोइंग टू बी। तो जैसे मान लो टोटल, हेंस इफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आर 15, है ना, तो हम 15 को कैसे लिख रहे हैं, डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली, राइट, 6 2, मान लो n2 यहाँ पे 6 2 सॉरी 5 2, n1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, नहीं 5 2 1 में नहीं मिलेगा, 6 2 1 में मिलेगा, सॉरी 6 2 1 में 15 मिलेगा। तो वी आर गोइंग टू से कि इसमें 5 जो लाइंस होंगी वो लाइमन होंगी, 4 लाइंस होंगी, ऐसे लिख लेंगे 15 को, 5 + 4 + 3 + 2 + 1,
5 हो जाएंगी लाइमन, 4 हो जाएंगी वार्मर, है ना, ऐसे चलाते जाएंगे। ये 3 हो जाएंगी पाशन, 2 हो जाएंगी ब्रैकेट एंड 1 हो जाएगी ये फुल। तो आज के लिए इतना ही है, इस बात को फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसको यहाँ तक लिख लो, फिर उसके बाद ठीक है। आज के लिए काफी हो गया ये केवल सीरीज समझ लो, टर्मिनोलॉजी समझ लो कि लास्ट लाइन क्या होता है ना, सीरीज लिमिट क्या होता है, इन सब की कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे को ही होगा, मंडे को ही होगी, कल ही होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है, ये लिख लो। हो गया, बंद करें, कोई लिख तो नहीं रहा। सर वो HC की वैल्यू क्या थी? HC की वैल्यू थी 19.89 इंटू 10⁻26। कर लो ना कैलकुलेट, 6.63 इंटू 10⁻34 है। चलो मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय सर बाय मैं बाय।